हेलो स्टूडेंट, मैं एक तसी आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल, शुंग, कण्व, सातवाहन, शक, कुषाण, चेदी, पल्लव, हिंद, यवन, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन जो है हमारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। कुल 35 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। टारगेट 2200 प्लस क्वेश्चन का जो है पूरा है, जिसमें एंशियंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। तो ये एंशियंट का है। आज हम पहुंच चुके हैं मौर्योत्तर काल में। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावी राज्य हुआ है वो हुआ है कौन सा? सातवाहन। सातवाहन हुआ है। और मौर्यों के बाद कौन सा? शुंग वंश आया था, शुंग वंश। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक है? तो सिमुक जो है सातवाहन वंश का जो है संस्थापक है। आगे है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो यहीं पर कौन सा हो जाएगा? तो ये तो सारे के सारे बाद के हैं, तो सातवाहन ही हो जाएगा सबसे पुराना। आगे देखते हैं, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराणों में मिलती है? मतलब कौन सा पुराण है जिसमें सातवाहन राजाओं की सूची हमें देखने को मिलती है? तो मत्स्य पुराण हमें यहाँ पर सही आंसर है। सातवाहनों की राजधानी जो है वो क्या थी? तो सातवाहनों की राजधानी क्या कौन सी हो जाएगी? अमरावती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सातवाहनों की राजधानी थी? तो एक राजधानी ऊपर पूछी है और यहाँ पर एक दूसरी राजधानी मतलब उस समय रही होगी। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो है सातवाहनों की राजधानी थी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक राजा जो हुआ उसके समय में वो राजधानी फिर दूसरे में वो बदल देता है। तो इस तरह से जो है राजधानियाँ रही होंगी। तो आगे देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद जो भारत पर राज्य किया था किसने? कर्ण वंश ने। कर्ण वंश ने। तो ये बहुत छोटे छोटे राजवंश से बहुत ज़्यादा राजा नहीं हुए हैं, इसलिए इनकी क्या है क्वेश्चन कम ही आते हैं। लेकिन अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली हमारे सॉल्व होने वाले हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ग व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था कौन से BC या AD में? तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है हमारा 78 AD में। क्या है? 78 AD में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। 78 में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर फैली हुई थी? तो भारत के बाहर फैली हुई थी, वो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? कनिष्क वंश। आगे देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन सा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हरा दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा पांचाऊ। पांचाऊ ने क्या है कनिष्क को हरा दिया था। आगे देखते हैं, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 है, 81 ईस्वी सन। आगे है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का जो है कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। आगे देखते हैं, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। ए तो सही है परंतु जो आर क्या है गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, शक संबंध कब प्रारंभ किया था? तो शक संबंध हो जाएगा हमारा 78 में। 78 में, तो 78 में ही कुषाण जो है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था और यहीं पर क्या है शक संबंध क्या है प्रारंभ हुई थी। विक्रम एवं शक संबंधों में कितना अंतर है? तो दोनों में कितना अंतर हो जाएगा यहाँ पर?
तो दोनों में अंतर हमें दिखाई देता है 78 वर्ष का, 78 वर्ष का। आगे देखते हैं विक्रम संवत कब से प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हुआ था शक संवत जो प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी से, और यहाँ पर दोनों में अंतर जो है वो है 78। ठीक है, दोनों में यहाँ पर विक्रम और शक संबंधों में जो अंतर है दोनों में 135 वर्ष का, सी ऑप्शन सही होगा। और कृम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, तो कृम संवत जो है 57 और शक संवत जो है वो 78 में ही प्रारंभ हुआ था जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। दोनों विक्रम और शक संवत में कितना अंतर है, 135 वर्षों का। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष रहा होगा। तो 2009 का हम शक संवत यहाँ पर निकाल के बताया तो 1931वां जो है शक संवत रहा होगा। आगे देखते हैं शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों की किस एक के तदनुरूप है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आगे है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालक्रम सही है। तो यहाँ पर सही है यूनानी है, शक है, कुषाण है। यूनानी, शक और कुषाण, ए ऑप्शन सही। आगे देखते हैं जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है गांधार शैली, गांधार शैली। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित यानी स्तर चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो ये गांधार मूर्ति कला, डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमलित है। सही सुमलित जो है यहाँ पर कुषाण और गांधार शैली, कुषाणों की गांधार शैली। आगे देखते हैं कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो ये कुषाणों के समय में ही फली फूली थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी किसके समय में, कुषाणों के समय में। ये नया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं हुआ है। तो रवतक अभिलेख में जो नहीं हुआ है वो है श्रावस्ती का, श्रावस्ती का नहीं हुआ है, बाकी कौशाम्बी का, पाटलिपुत्र का, चंपा का हुआ है। आगे देखते हैं उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। किन्होंने जारी किए थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा कुषाण। आगे देखते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले थे कौन, कुषाण। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा विशाख दत्त। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, यहाँ पर पतंजलि। आगे देखते हैं अश्वघोष किसका समकालीन था। तो कनिष्क का समकालीन था। आगे है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार दें। तो यहाँ पर कालिदास नहीं होंगे, कंबन नहीं होंगे, अश्वघोष और तो एक और दो, तो सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो जीवक, चरक और जीवक ने की थी। तो ई ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं।
तो कलिंग नरेश खारवेल जो संबंधित हैं वो हो जाएंगे चेदी वंश से, चेदी वंश से। आगे देखते हैं राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे जुड़ा है? हाथी गुफा अभिलेख से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।